दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, तेजस्वी यादव की मौजूदा दौर में राजनीतिक भूमिका क्या है और कौन सी वो दो तारीखें हैं, जनवरी महीने की दो तारीखें जो बिहार में खेला होने में अवरोध उत्पन्न कर रही हैं। क्या वही दो तारीखें तेजस्वी यादव को मजबूर कर रही हैं कि नीतीश कुमार से दूरी बनाए रखें? और इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के बाद अस्तित्व में है या नहीं, तेजस्वी यादव के बयान के बाद उनकी राजनीति कैसे एक नए सिरे से परिभाषित होने की तरफ आ रही है, आज जरा इसी पर चर्चा करते हैं। क्या तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के विस्तार में बाधा बन रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी का विकल्प, केंद्र में एक वैकल्पिक सरकार इसी लोकसभा के अंदर बन जाए, उसमें भी एक अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं? और क्या तेजस्वी यादव किस मामले को लेकर बिहार की सियासत में एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन का विस्तार नहीं होने देना चाहते? जनता दल यूनाइटेड साफ साफ कह रही है कि लालू यादव को नजरबंद करके रखा गया है, जिस पर तेजस्वी यादव मुहर लगा रहे हैं। लालू यादव नजरबंद है या नहीं, ये अपनी जगह है, लेकिन लालू यादव के बयान के ठीक उलट तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं। तो जनता दल यूनाइटेड की जो खीज उनके प्रवक्ता नीरज कुमार के बयान में दिखाई दे रही है, उसका सियासी मतलब क्या है? क्या जनता दल यूनाइटेड को भी इस बात की प्रतीक्षा है कि लालू यादव की पार्टी के साथ एक प्री पोल अलायंस हो जाए और चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की जाए? इस सवाल पर बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी हो जाता है कि तेजस्वी यादव चाहते क्या हैं। और आज उन्होंने जो बयान दिया इंडिया गठबंधन को लेकर, जरा वो सुन लीजिए। से टूटा हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस अलग लड़ रही है दिल्ली चुनाव में। दिल्ली चुनाव में। तो पहले से ही तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। तो सुना आपने, इंडिया गठबंधन तो लोकसभा चुनाव के लिए बना था। ये कहने का मतलब क्या है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के बाद खत्म हो गया। दिल्ली में कांग्रेस और आप अलग अलग लड़ रहे हैं, उसी का वो जिक्र कर रहे थे कि वहां तो टूट गया गठबंधन। बिहार में क्या होगा, वो कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन रहा है, जिस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं। लेकिन घूम फिर कर बात यही आती है कि इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल उठाना और बिहार में राजनीतिक खेला होने के बीच कौन सी दो तारीखें हैं जनवरी महीने की जो बिहार के खेले को रोक रही हैं, जरा उस पर आने के पहले तेजस्वी यादव का एक ट्वीट देख लीजिए। और जब भी आप तेजस्वी यादव के ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो ये पिन किया हुआ पुराना ट्वीट आपको सबसे ऊपर दिखेगा। जरा इस ट्वीट को देखिए। क्या कहते हैं तेजस्वी यादव कि लालू यादव ने भाजपा से समझौता कर लिया होता तो देश के राजा हरिश्चंद्र होते। कथित चारा घोटाला भाईचारा घोटाले में बदल चुका होता। ये सब बातें तेजस्वी यादव कर रहे हैं। लालू यादव ने तो समझौता नहीं किया, उन्हें जेल की शिक्षों का डर नहीं था। जेल की सजा भी काटी, इमरजेंसी के दौर में भी जेल गए, और चारा घोटाले में जो आरोप उन पर लगे उसके बाद भी जेल गए, सजायाफ्ता होने के बाद भी, सजायाफ्ता होने के पहले भी। अब क्या इस ट्वीट के उलट तेजस्वी यादव का आचरण है? और बिहार में खेला इसी वजह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि बीच में जनवरी महीने की दो तारीखें उसमें बाधा बन रही है। और उन दो तारीखों पर यदि आप गौर करें तो दो बातें साफ होती है। आखिर कुछ सोचकर ही लालू यादव ने 18 तारीख को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। और दूसरी बात, राहुल गांधी ने भी 18 तारीख का ही समय क्यों निर्धारित किया पटना में संविधान बचाओ सम्मेलन के लिए, जरा इस पर भी गौर करेंगे कि इन दोनों में क्या समानता है, यह संयोग है या प्रयोग है, और इन सब के पीछे एक सोची समझी रणनीति है। दरअसल दो तारीखें 16 और 17 जनवरी ये बेहद महत्वपूर्ण है लालू परिवार के लिए। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लैंड फॉर जॉब के मामले में दोनों दिन सुनवाई होनी है राउज एवेन्यू कोर्ट में। चार्जशीट फाइल हो चुकी है और मामला अंतिम चरण में, अब सुनवाई के चरण में है। बरी होंगे या सजायाफ्ता होंगे, वो अगले 2-4 हियरिंग में स्पष्ट हो जाएगा कि केस की दिशा किधर जा रही है। 16 तारीख को उसी लैंड फॉर जॉब के मामले में, जिसमें लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव आरोपी हैं, लालू परिवार के 5 सदस्य, उस पर सीबीआई ने जो केस दर्ज कर रखा है उस पर सुनवाई होनी है।
और 17 जनवरी को इसी मामले में ईडी ने जो केस कर रखा है उस पर सुनवाई होनी है। तो सीबीआई की चार्जशीट, उसका केस अलग, ईडी का केस अलग, मामला एक ही है, लैंड फॉर जॉब। बहुत आसान भाषा में कहें तो बिना किसी विज्ञापन के पहले लोगों को एडहॉक आधार पर भर्ती करना और फिर कथित तौर पर उनकी जमीनें अपने परिवार के लोगों के नाम पर वाया मीडिया किसी तरह से लिखवा करके, रजिस्ट्री करा करके फिर उनके जॉब को रेलवे में परमानेंट कर देना। जब लालू यादव रेल मंत्री थे यूपीए 1 में, तब का यह मामला बताया जाता है। अब उसी मामले में सुनवाई है। चार्जशीट वाली प्रक्रिया पूरी हो गई है, अंतिम चरण में है न्यायालय में मामला। तो क्या तेजस्वी यादव को इस बात का डर सता रहा है कि अगर नीतीश कुमार के साथ मिलकर कोई राजनीतिक खेला किए तो इस मामले में सजायाफ्ता भी कराया जा सकता है? वैसे न्यायालय, भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, लेकिन इसी न्यायपालिका के दौर में, आज के अमृतकाल के दौर में हम लोगों ने यह भी देखा है कि सूरत में राहुल गांधी को मानहानि के मामले में, एक ऐसे मामले में सजा होती है जो व्यक्ति पहले अपना सरनेम बदलता है, मुकदमा करता है, फिर सजायाफ्ता राहुल गांधी होते हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश उस केस में टिप्पणी करते हैं कि गुजरात के न्यायालयों से आजकल इंटरेस्टिंग फैसले आते हैं, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट तो गुजरात में नहीं है। यहां से डरने की क्या जरूरत है? यहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ईडी कैसे फंसा देगी किसी को? और बिहार में एक सेकुलर गठबंधन की जो बुनियाद पड़ने की संभावना जताई जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि खेला अब होने वाला है, तब होने वाला है, वो खेला अचानक टल क्यों गया है? मकर संक्रांति, ठीक है, हिंदू धर्म में और उत्तर भारत में कहा जाता है, खासकर हिंदी भाषी भारत में, कि उसके पहले का जो 1 महीना होता है उसमें कोई शुभ काम होता नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। तो 15 जनवरी तक की तारीख तो आप मान सकते हैं कि बिहार में खेला होना नहीं था, खेला उसके बाद ही अंजाम तक पहुंचना था। 16-17 जनवरी को इस केस की दशा और दिशा तय हो जाएगी कि लालू परिवार पर इस मामले में शिकंजा कितना कसेगा और खासकर तेजस्वी यादव पर कितना शिकंजा कसेगा। मैं कोई वकील हूं नहीं, जज हूं नहीं, लेकिन जितनी समझ मेरी है कि अगर मेरे नाम पर कोई व्यक्ति जमीन गिफ्ट कर दे, मुझे पता भी ना हो या पता हो भी, तो हम उस मामले में कैसे दोषी हो सकते हैं? लालू यादव रेल मंत्री थे, कोई आरोप बनेगा तो लालू यादव पर बनेगा। उनका बेटे के नाम पर अगर जमीन लिखवाई भी होगी तो लालू यादव ने लिखवाई होगी। अब उसमें बेटे का क्या दोष? तेजस्वी यादव को मैं एक संभावनाशील नेता मानता हूं, भारत का उदयमान नेता। बहुत कम ऐसे नेता हैं जो सीधे सीधे सदन में इतना अच्छा बोलते हैं और मंत्री के तौर पर भी ठीक ठाक काम करते हैं। लेकिन आज की तारीख में जब इस देश के अंदर यह माहौल बन रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को बहुमत नहीं होने के बावजूद 2 ही लोग मिलकर इस देश के ऊपर थोपे हुए हैं, और उन 2 लोगों का नाम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू है, और खासकर नीतीश कुमार अपने ऊपर इस तोहमत से बचने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, तो तेजस्वी यादव इसमें बाधा बन रहे हैं। नीतीश कुमार के मुंह बोले बड़े भाई लालू यादव तो बाधा बन नहीं रहे। उन्होंने तो बकायदा नववर्ष के मौके पर सीधा निमंत्रण ही दे डाला कि दरवाजा कभी बंद नहीं होता है, उनका स्वागत है, वो आए तो हम स्वीकार कर लेंगे उन्हें। तब तेजस्वी यादव अचानक गियर क्यों बदलते हैं? उनकी पार्टी के नेता भाई वीरेंद्र, वो भी ये बयान देते हैं कि नीतीश कुमार को इधर आना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड के अंदर भी एक चुप्पी कुछ दिनों तक छाई रहती है, और जैसे ही तेजस्वी यादव बोलते हैं कि दरवाजा चाचा के लिए बंद हो चुका है, उसके बाद नीरज कुमार और तमाम जेडीयू के प्रवक्ता सामने आते हैं बोलने के लिए। और क्या बोलते हैं? लालू यादव को नजरबंद कर दिया गया है, अपने पिता को राजनीतिक तौर पर डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव। भाई वो उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, नीरज कुमार को इससे क्या खींच है? उनकी पार्टी को लालू यादव चलाएं, तेजस्वी यादव चलाएं, तेज प्रताप यादव चलाएं, जगदानंद सिंह चलाएं, मनोज झा चलाएं, जिसे मर्जी वो चलाएं, ये उनके घर का मामला है, उनकी पार्टी का मामला है। नीरज कुमार को कोई मतलब होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन नीरज कुमार लालू यादव का बचाव करते हुए दिख जाते हैं और तेजस्वी यादव को
कॉर्नर करते हुए दिख जाते हैं तो इसके राजनीतिक मतलब को आसानी से समझा जा सकता है कि लालू यादव के निमंत्रण पर जनता दल यूनाइटेड के अंदर सहमति तो कायम हो चुकी है। अवरोध कम से कम जदयू की नजरों में तेजस्वी यादव बन रहे हैं। अब जदयू की नजरों में तेजस्वी यादव यदि अवरोध बन रहे हैं बिहार में सेकुलर सरकार बनने से, तो तेजस्वी यादव के कोर वोटर के बीच क्या संदेश जाएगा, क्या असर पड़ेगा? चुनावी साल है बिहार का, अंतिम बजट पेश किया जाएगा बिहार का चुनाव के ठीक पहले का, और जब अंतिम बजट पेश किया जाएगा, चुनावी साल है, पूरे देश के अंदर यह माहौल बना हुआ है, खासकर महाराष्ट्र चुनाव के बाद, कि इस देश में वैकल्पिक सरकार बननी चाहिए। नीतीश कुमार आएंगे तो 1 दर्जन एमपी भी तो लेकर आएंगे लोकसभा में, चंद्रबाबू नायडू के आने का मार्ग भी तो प्रशस्त करेंगे। फिर भला उन्हें साथ लाने में दिक्कत क्या हो रही है? 16-17 जनवरी को शिकंजा कस दिया जाएगा, डर इसका तो नहीं सता रहा है, क्योंकि इस देश में बहुत सारे राजनेता सीबीआई और ईडी के द्वारा मुकदमा होने के बाद कंप्रोमाइज करते हुए दिखे। कुछ तो सीधे बीजेपी में चले गए, कुछ अलायंस बनाकर बीजेपी में चले गए, और कई सारे नाम आप देखेंगे। कुछ ने तो परिवार के खिलाफ भी बगावत कर दी, मसलन अजीत पवार, छगन भुजबल, इन सबको आप देखें, सबने बगावत की। हेमंता बिश्व शर्मा पर भी ईडी, वो भी ईडी की जद में आ गए थे, वो भी भाजपा ही हो गए, मुख्यमंत्री बन गए। शुभेंदु अधिकारी का नाम ले सकते हैं। लेकिन अनिल देशमुख का भी तो उदाहरण है। अनिल देशमुख से बयान दिलवाने के लिए ईडी ने क्या क्या नहीं किया। द न्यूज लॉन्चर को अशोक वानखेड़े के दिए हुए इंटरव्यू में अनिल देशमुख ने सारा खुलासा किया था और खुलकर बताया था कि ईडी ने उन पर दबाव डाला था। लेकिन अनिल देशमुख तो नहीं झुके। क्या तेजस्वी यादव अनिल देशमुख की तरह नहीं झुकने के लिए तैयार हैं? और यदि तैयार हैं तो अपने पिता की राय से अलग राय रखते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? बिहार के आरजेडी के कोर वोटर के बीच, एमवाई समीकरण के बीच इसके गहरे संदेश जा रहे हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के लिए शुभ संकेत नहीं है। जिस ट्वीट को मैंने दिखाया, जरा फिर से देख लीजिए। पुराने ट्वीट को पिन करके रखा हुआ है तेजस्वी यादव ने, जो सबसे ऊपर दिखता है कि उनके पिता यदि बीजेपी से हाथ मिला लेते तो इस देश में राजा हरिश्चंद्र होते, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। कहने का आशय यही है, उनके पिता ने हाथ नहीं मिलाया। पर्दे के पीछे से तेजस्वी यादव ने भी, मुझे पूरा यकीन है, हाथ नहीं मिलाया होगा। लेकिन संदेश अगर ऐसा जाए कि तेजस्वी यादव कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहे हैं, तेजस्वी यादव इसी वजह से नीतीश कुमार के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहे, क्योंकि ईडी और सीबीआई राजनीतिक रूप से नट बोल्ट टाइट करने की दिशा में लैंड फॉर जॉब के मामले में आगे बढ़ सकती है, उन्हें सजायाफ्ता करार दिला सकती है। तो याद रखिए, मतदाता कभी किसी का बंधुआ नहीं होता। वोटर चाहे समीकरण कुछ भी रहा हो, वोटर कभी किसी के साथ राजनीतिक निष्क्रियता या बड़े राजनीतिक कॉज के लिए, बड़े पॉलिटिकल कॉज के लिए अगर छोटी छोटी बातें बीच में आड़े आती रहेंगी, तो मायावती को भी उनके कोर वोटर ने माफ नहीं किया। बसपा आज कहां पहुंच गई, पूरे देश ने देखा कहां पहुंच गई। सक्रियता की कमी से बसपा वहां तक पहुंची। अब कमी का क्या कारण है वो हमारे दर्शक बेहतर जानते हैं। तो क्या तेजस्वी यादव का जो पॉलिटिकल अप्रोच है, क्या वो पॉलिटिकल अप्रोच राष्ट्रीय जनता दल को बसपा वाली भूमिका में लेकर जा रहा है? इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं कि इस देश में बहुत कम ऐसे नेता हैं जिन्हें तेजस्वी यादव जैसी, जिनमें संभावना है। नौजवान राजनेताओं में तेजस्वी यादव को जब भी मौका मिला बिहार में जिस किसी मंत्रालय को संभालने का, अपनी छाप छोड़ने की उन्होंने कोशिश की। वहां से टेक ऑफ की जरूरत थी। और आज की तारीख में समय की मांग यही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर बिहार में कोई वैकल्पिक सरकार सेकुलर गठबंधन के बैनर तले बनती है, चाहे वो इंडिया गठबंधन ही क्यों ना हो, तो खुले दिल से स्वागत किया जाना चाहिए। आज नरेंद्र मोदी 272 प्लस वाले नहीं है कि सीबीआई और ईडी का उस तरह से इस्तेमाल और बेजा इस्तेमाल करने की हद तक जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी इस बात की आशंका है कि नीतीश कुमार के बाद यदि नायडू ने पलटी मारी तो गुजरात लॉबी को भी दिल्ली से पलटी मारकर गुजरात जाना पड़ सकता है, और फिर यही केस मुकदमे का दौर उनके ऊपर भी वैकल्पिक सरकार शुरू कर सकती है।
तो तेजस्वी यादव को तो इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी नहीं। सियासत कभी भी व्यावहारिक दृष्टिकोण को सामने रखकर की जाती है, और आज की तारीख में व्यावहारिक दृष्टिकोण, चाहे इस देश के किसी भी राज्य की बात आप करें, सब जगह जाने पर यही पता चलता है कि भाई 28 सांसदों की ही तो कमी है केंद्र में वैकल्पिक सरकार बनाने में, और 16 और 12 मिलकर 28 हो जाते हैं। मतलब नानी फैक्टर अगर इंडिया के साथ आ जाए तो 28 हो जाते हैं। नानी फैक्टर यानी नायडू नीतीश फैक्टर। और जब जहां यह सोच बन रही हो पूरे देश में, वहां तेजस्वी यादव कहें कि इंडिया गठबंधन तो लोकसभा चुनाव के लिए बना था और इंडिया गठबंधन टूट चुका है। जनता के बीच इस तरह की बातों का बहुत गलत असर जाता है। और सियासत एक ऐसी चीज है कि एक बार यदि बेपटरी हुई, एक बार वोटर्स को यह लग गया कि उसूलों से यह पार्टी डिग रही है, तो फिर राजनीति में दूसरा मौका नहीं मिलता। लालू यादव के हाथ से सत्ता गई थी, जनाधार नहीं गया था, वोटर नहीं गए थे, उनके कोर वोटर उनके साथ बने रहे। समाजवादी पार्टी के हाथ से सत्ता चली गई, जनाधार नहीं गया। शरद पवार के हाथ से सत्ता चली गई, इस बार भी 70-72 लाख वोट उन्हें आए हैं। जिस चुनाव के ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई ये निष्पक्ष हुए, उस चुनाव में भी उन्हें 70-72 लाख वोट आए हैं। तो समय और सियासत ये दोनों जिस रूप में चल रही है, और बिहार में खेला होने के लिए सिर्फ 2 तारीखें इंतजार कीजिए कि 16 और 17 जनवरी को क्या होता है, इसकी झलक 18 जनवरी को दिखेगी। यानी 16 और 17 जनवरी को राउज एवेन्यू में क्या होता है, उसकी झलक पटना के मौर्या होटल में भी दिखेगी, जहां राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी है। उसकी झलक मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग में भी दिखेगी, जहां सियासत को लेकर एक अलग तरह की धारणा बन रही है। और उसकी झलक श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, जहां राहुल गांधी मौजूद होंगे 18 तारीख को, वहां भी दिखेगी। तो यही 2 तारीखें फिलहाल बाधा बनती हुई दिख रही है बिहार में सेकुलर गठबंधन के लिए। और इन 2 तारीखों के बाद क्या तेजस्वी यादव राजनीतिक पिच को, अपनी राजनीतिक पिच को बदलने की कोशिश करेंगे? वो लालू यादव की पिच पर जाने के लिए क्रिकेटर रहे हैं, तो क्रिकेट की भाषा में बात करें तो लालू यादव की पिच पर जाकर खेलने के लिए तैयार होंगे, यानी लालू यादव की बात मानने को तैयार होंगे। इसी सवाल के साथ ये तय होगा कि बिहार में खेला होने की बातें किस रूप में आगे बढ़ी है और किस रूप में जाकर ठिठक गई है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।